हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है स्थल रूप एवं जीवन के समस्त अभ्यास प्रश्नों के। हमने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 1 और अध्याय 2 के पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास के अंदर हम अध्याय 3 के पहले हम पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाठगत प्रश्नों की, जो पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेज नंबर 41 पर पूछे गए प्रश्नों की। देखें, पहला प्रश्न पूछा गया है कि स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। प्रश्न क्या कह रहा है? स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और जीवन और संस्कृति के लिए इनका महत्व क्या है। तो यहाँ पर दो प्रश्न हैं। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर है कि स्थल रूप के जो प्रमुख प्रकार हैं वो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है पर्वत, पठार और मैदान। ये 3 हैं जो स्थल रूप के मुख्य प्रकार है। इनकी भौगोलिक विशेषताएं और विस्तार बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इन स्थानों पर रहने वाले लोग अपने दैनिक कार्यों और जीवन शैली में इन स्थल रूपों से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, जिनमें वे निवास करते हैं। यानी कि अलग अलग स्थल रूपों पर रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो पर्वतीय भाग में रहने वाले लोग हो, पठारी भाग में या मैदानी भाग में, उनकी जीवन शैली, उनके दैनिक कार्य, ये सब क्या होते हैं? इन स्थल रूपों से प्रभावित होते हैं। यानी उनकी जो दैनिक दिनचर्या है वो इन स्थल आकृतियों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग होती है। देखिए, सबसे पहले बात करें पर्वत की, तो पर्वत जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो लोग रहते हैं वो कठिन जीवन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ज्यादा करते हैं। यानी उनका जीवन कठिन होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग, उनकी कठिन जीवन दैनिकचर्या है और वो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, जैसे कृषि और पर्यटन। साथ ही साथ वहां पर कृषि और पर्यटन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। दूसरी स्थल आकृति है वो है पठार। तो पठार है वो कृषि और खनिज संसाधनों के लिए उपयुक्त हैं। साथ ही साथ जीवन और संस्कृति पर जलवायु का भी क्या होता है? यहाँ पर प्रभाव होता है। आगे तीसरा भाग है मैदान। तो मैदानी भाग कैसा होता है? समतल होता है और विस्तृत होता है। यह कृषि और व्यापार के लिए उपयुक्त स्थल है। साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी ये जो स्थल स्वरूप है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जैसे भारत के अंदर गंगा का जो उत्तरी मैदान है वो कृषि और व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है और इसी वजह से वहां पर एक विशाल जनसंख्या भी देखने को मिलती है। ठीक, आगे बढ़े हम। प्रश्न संख्या 2, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर है। यानी जो हमने अभी अलग अलग स्थल रूप पढ़े हैं, इनसे संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां हैं। यानी यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने जीवन को यापन करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग स्थल रूपों वाली जो आकृतियां हैं वहां पर जीवन जीने के अवसर क्या हैं, फायदे क्या है। तो देखें, प्रत्येक स्थल रूप की अपनी विशिष्ट चुनौतियां और क्या होते हैं? अलग अलग वहां पर अवसर मौजूद होते हैं। जैसे बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, तो कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी खनिज और पर्यटन के अवसर प्रदान करते हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्र है वो जीवन जीने के लिए हालांकि कठिन होते हैं, वहां पर पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो खनिजों और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं और जीवन जीने के अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा है मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्रों में कृषि और जनसंख्या घनत्व के कारण क्या होते हैं? उचित अवसर होते हैं। मैदानी क्षेत्र के अंदर कृषि और जनसंख्या घनत्व के कारण उचित अवसर होते हैं। फिर बात करें रेगिस्तान, तो वहां पर भले ही पानी की कमी हो और गर्मी से वो जूझते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा के वहां पर पर्याप्त अवसर होते हैं। फिर बात करें तटीय क्षेत्र की, तो समुद्री तूफान जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं, जबकि मछली पालन और पर्यटन के लाभ भी तटीय क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। तो यानी अलग अलग स्थल रूपों के साथ जीवन की अलग अलग चुनौतियां भी हैं
और वहां पर अलग अलग अवसर भी साथ ही साथ मौजूद होते हैं। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 42। पहला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है कि कक्षा की गतिविधि के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थियों के समूह बनाएं और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन कीजिए। आपको किस प्रकार की दृश्य भूमि दिखाई देती है? क्या कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा? अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना करो। यानी आपको कक्षा के अंदर एक गतिविधि करनी है जिसमें ये अपने विद्यालय के आसपास के जो स्थल रूप है उनका अवलोकन करना है और आपको बताना है कि क्या आप जब अपने विद्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं तो आपको इन स्थल रूपों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है अथवा नहीं देता। तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि मेरे स्कूल के आसपास का जो परिदृश्य है वो कैसा है, समतल है। और जब मैं आगे जाता हूं, यानी लगभग मैं जब 50 किलोमीटर आगे जाता हूं तो मुझे परिदृश्य के अंदर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो जब मैं आगे जाता हूं तो मुझे गंगा नदी का एक मैदान जरूर मिलता है जो उपजाऊ है और इस क्षेत्र में फसलें उगाई जाती है। जब मैं 50 किलोमीटर आगे जाता हूं तो जो परिदृश्य है वो कौन सा, पहाड़ी क्षेत्र या हिमालय पर्वत की तलछटी बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर उत्तर क्या है कि मेरे आसपास का, मेरे विद्यालय के आसपास का जो परिदृश्य है वो समतल है, लेकिन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मुझे परिदृश्य के अंदर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जब मैं 50 किलोमीटर या उससे आगे जाता हूं तो मुझे निश्चित रूप से पहाड़ी क्षेत्र अथवा हिमालय पर्वत की जो तलछटी है वो स्थल रूप के रूप में दिखाई देती है। दूसरा है, इन्हीं समूहों के साथ भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र की यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए जहां वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों की सूची बनाइए और अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इसकी क्या करें, तुलना करनी है। तो देखिए उत्तर कि छोटे नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चलें तो इस मार्ग के अंदर आने वाली 3 स्थल रूपों के बारे में हम अच्छे से जान पाते हैं। यानी जब हम प्रयागराज, छोटा नागपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से अल्मोड़ा तक की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से पर्वत, पठार और मैदान जो स्थल रूप है वो हमें दिखाई देते हैं। यानी कि धीरे धीरे स्थल रूपों में दूरी के बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन दिखाई देता है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 49 पर प्रश्न दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों के माध्यम से, ये आपके सामने अलग अलग चित्र दिए गए हैं, पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। यानी चित्र संख्या 3.6 और प्रश्न संख्या 49-50 पर पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने चुनौतियों को दर्शाया गया है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए और प्रत्येक चुनौती के ऊपर क्या करना है, आपको एक अनुच्छेद लिखना है। जैसे पहले चित्र के अंदर यहाँ पर भूस्खलन है, दूसरे के अंदर आकस्मिक बाढ़ है, फिर पर्यटकों का अनियमित रूप से आ जाना, फिर हिमस्खलन, आकस्मिक बाढ़, बादल फटना, भारी हिमपात, ठंडा मौसम, ये अलग अलग समस्या है जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या करना पड़ता है, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए बारी बारी से हम इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूस्खलन की। तो जब पहाड़ से अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी या पत्थर गिरते हैं, भारी बारिश या भूकंप के बाद ऐसा हो सकता है तो घर नष्ट हो सकते हैं, परिवार और पशुधन की हानि हो सकती है। तो लोगों को ऐसी जगहों से सावधान रहने की जरूरत है जहां उनके घर और खुद के लिए भूस्खलन की संभावना होती है। यानी जब क्या होता है, कभी कभार बारिश के समय में जब पहाड़ों की भूमि गीली हो जाती है तो पहाड़ों से बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी या पत्थर क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं और जनरली ये भारी बारिश या भूकंप के बाद देखने को मिलता है, जिससे घर नष्ट हो सकते हैं, सड़कें वगैरह नष्ट हो सकती है, परिवार और पशुधन की हानि भी हो सकती है। अतः लोगों को ऐसी जगह पर अगर जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बारिश के समय तो वहां पर बहुत अच्छे से सावधानी रखनी चाहिए ताकि वो अपने आप के साथ साथ परिवार को भी सुरक्षित रख सके। दूसरी स्थिति है वो है आकस्मिक बाढ़। तो आकस्मिक बाढ़ एक अचानक और तीव्र बाढ़ है जो पहाड़ियों में भारी बारिश और बादल फटने के बाद आ सकती है। पानी बहुत तेजी से बढ़ सकता है जिससे लोगों का बचकर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अचानक आने वाली बाढ़ से घरों को नुकसान पहुंच सकता है, सड़कें बह सकती है, यहाँ तक कि लोग घायल भी हो सकते हैं।
और पहाड़ों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने के लिए मौसम की चेतावनियों से आकस्मिक बाढ़ के बारे में पता होना चाहिए और हर समय जागरूक रहना चाहिए। अगला है अनियंत्रित पर्यटन। अनियंत्रित पर्यटन का अर्थ है बहुत अधिक पर्यटक यानी घूमने वाले जो लोग हैं वो उचित प्रबंधन के बिना ही पहाड़ों के ऊपर आ जाते हैं। इससे प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान और भीड़ भाड़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे पानी, भोजन और यातायात की भीड़ जैसे स्थानीय संसाधनों पर भी दबाव पड़ सकता है। और पर्यटकों की भीड़ भाड़ से स्थानीय लोगों की संस्कृति भी क्या होती है, प्रभावित होती है और उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर है हिमस्खलन। तो हिमस्खलन तब होता है जब पहाड़ की ढलान से अचानक बड़ी मात्रा में बर्फ या चट्टानें गिरती है और पहाड़ों में रहने वाले या यात्रा करने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हिमस्खलन है वो घरों को नष्ट कर सकता है, सड़कों को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे लोगों को मदद मिलना मुश्किल हो जाता है। और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को हिमस्खलन के संकेतों के बारे में पता होना चाहिए और सावधानी भी बरतनी चाहिए। अगला है भारी बर्फबारी। तो भारी बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध होने से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बर्फ के कारण छतें भी क्या हो सकती है, गिर सकती है, वाहनों को नुकसान पहुंच सकता है, फसलें नष्ट हो सकती है। ये सारे ही नुकसान भारी बर्फबारी के कारण हो सकते हैं। फिर बादल फटना। तो बादल फटना एक अचानक होने वाली घटना है जिसके कारण बहुत कम समय में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में यह विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है क्योंकि खड़ी ढलानों के कारण पानी तेजी से नीचे की ओर बह सकता है और बादल फटने से बाढ़ आ सकती है, फसलें नष्ट हो सकती है, मानव और पशुओं की हानि भी हो सकती है। फिर है ठंडा मौसम। तो पहाड़ों पर ठंडा मौसम बहुत कठोर हो सकता है। इससे तापमान जम सकता है जो असुविधाजनक हो सकता है। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए अपने घरों में गर्म कपड़े और गर्मी की जरूरत होती है। ठंड के मौसम में अनाज उगाना और संसाधनों तक पहुंचना भी ऐसे समय के अंदर क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न है, यह भी विचार कीजिए कि जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं फिर भी लोग वहां क्यों रहते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पहाड़ों पर या पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, समस्या है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग क्यों रहते हैं। देखें तो इन चुनौतियों के बावजूद कई लोग पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। किसके पीछे कारण क्या है। पहला कारण है ताजी हवा। हवा प्रदूषित गैसों और धूल कणों से काफी हद तक सुरक्षित मिलती है। कहां पर, पर्वतीय क्षेत्रों में। इससे उनका स्वस्थ जीवन बढ़ता है और श्वसन संबंधी जो बीमारियां या जो समस्या है वो भी कम होती है। फिर प्राकृतिक सौंदर्य। एक प्राकृतिक सुंदरता और ध्वनि प्रकाश प्रदूषण ही नहीं बल्कि शांतिपूर्ण जीवन है। इसके अलावा बाह्य गतिविधियों की बात करें तो पहाड़ों पर बाह्य या बाहरी गतिविधियां अन्य स्थल रूपों से भिन्न होती है, जैसे चढ़ाई, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, पैदल यात्रा, ये सारी चीजें। अतः व्यक्ति यदि इन सभी चीजों का शौकीन है या उसे वो चीजें पसंद है तो वह निश्चित रूप से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर रहना पसंद करता है, चाहे उसके सामने कितनी ही चुनौतियां क्यों न हो। अगली जो चुनौती है या जो अवसर है वो है पर्यटन। पहाड़ी क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए वे वहां बहुत पैसा खर्च करते हैं। पर्यटन उनकी अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाता है। हिंदुओं का मानना है कि संगम नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ मान्यता भी है। इसकी वजह से लोग पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भ्रमण करना या वहां की यात्रा करना पसंद भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा वैष्णो देवी की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, है ना, उत्तराखंड के अंदर जो प्रसिद्ध स्थान है उनकी यात्रा। तो इस तरह लोगों को इन पर्यटक स्थलों की यात्रा करना भी बेहद पसंद होता है। इस वजह से वहां पर लोग बसते हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो। आगे बढ़े, प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं यानी अभ्यास की जो प्रश्न है हम उनकी यहाँ पर बात करेंगे जो पाठ के पीछे दिए गए हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया हुआ है, आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल रूप पर स्थित है। इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं। तो देखो, हमारा जो शहर या कस्बा है वो समतल भू आकृति के अंदर स्थित है। कौन सी आकृति में, समतल भू आकृति के अंदर स्थित है ना। तो इसके अलावा हमारे आसपास के क्षेत्र में नदी है, खुले मैदान है और कुछ पहाड़ियां भी हमें देखने को मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न है, आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चले। इस मार्ग में आने वाली 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। तो जब हम छोटे नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा तक की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने मुख्य 3 जो स्थल रूप है वो पर्वत, पठार और मैदान हमें देखने को मिलते हैं।
तीसरा प्रश्न है कि भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की आपको एक सूची बनानी है और यह भी लिखिए कि वे कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग तीर्थ स्थल हैं, जैसे बद्रीनाथ है तो ये उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये नदी तट पर स्थित है। पुरी उड़ीसा में तटीय क्षेत्र पर स्थित है। अमृतसर पंजाब के अंदर मैदानी क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ गुजरात में है और ये तटीय क्षेत्र के अंदर स्थित है। आगे बढ़े हम, सही या गलत बताइए। पहला कथन है कि जो हिमालय है गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो जो हिमालय है वो गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन गलत है। दूसरा कथन है पठार प्राय एक ओर से उठे हुए होते हैं। क्या ऐसा सही है कि पठार है वो प्राय एक ओर से उठे हुए होते हैं? तो ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है पर्वत और पहाड़ियां एक ही प्रकार के स्थल रूप है। तो पर्वत और जो पहाड़ है वो अलग अलग प्रकार के स्थल रूप है। अगला, भारत में पर्वत पठार और नदियों में एक ही प्रकार की वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं। पर्वत पठार और नदियों में क्या एक ही प्रकार की वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं? तो यह कथन गलत है। अगला है कि जो गंगा है कि वो क्या यमुना की सहायक नदी है? तो यह बात बिल्कुल सही है। अगला कथन, मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है। यह बिल्कुल सही बात है कि मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति और प्राणी दोनों ही बहुत ही अलग होते हैं। फिर हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्रित किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। तो मैदानों के अंदर नदियों के द्वारा जो तलछट जमा किया जाता है वो निश्चित रूप से वहां की भूमि को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। तो यह कथन भी आपका सही है। अगला है सभी मरुस्थल गर्म होते हैं। तो क्या सभी मरुस्थल गर्म है? तो यह कथन क्या है आपका? गलत है। जैसे लद्दाख का मरुस्थल है तो वो ठंडा है। देखें, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, शब्दों के जोड़े बनाइए। सबसे पहला है एवरेस्ट गिरिशृंग, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके पर्वतारोहण से। फिर है राफ्टिंग, राफ्टिंग किससे संबंधित है? तो राफ्टिंग संबंधित है वो है आपके जल मार्ग से संबंधित है। किससे है? राफ्टिंग संबंधित है वो यहाँ पर है जल मार्ग। जल मार्ग का मतलब यहाँ पर किससे होगा? तो यहाँ पर जल मार्ग राफ्टिंग यानी कि गंगा नदी से संबंधित है। फिर है आपका ऊंट, ऊंट किससे संबंधित है? ऊंट संबंधित है आपका मरुस्थल से। फिर है पठार, पठार विश्व की छत। गंगा का मैदान, ये क्या है? गंगा का मैदान संबंधित है धान के खेत से। जल मार्ग किससे संबंधित होगा? नदी से। किलिमंजारो ये किससे संबंधित है? अफ्रीका से। और यमुना किससे संबंधित है? तो यमुना है आपकी सहायक नदी। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न दिए गए थे उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।